हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा कि विभिन्न बंधन बलों के आधार पर जो ठोस थे वो निम्नलिखित चार प्रकार के थे। चार कौन कौन से थे हमारे? पहला आणविक ठोस था, दूसरा आयनिक ठोस था, तीसरा धात्विक ठोस, फोर्थ नंबर पे कौन सा था हमारा? सहसंयोजी अथवा नेटवर्क ठोस। उसमें हमने चारों को क्या है टेबल की सहायता से यहाँ पर पढ़ लिया था, लेकिन उसमें धात्विक ठोस और सहसंयोजी ठोस दो ऐसे चीज़ें हैं जिनके क्वेश्चन अलग से आते हैं, तो हम उन्हें थोड़ा सा डीपली देख लेते हैं। तो देखो बेटा, हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कौन से ठोस की? धात्विक ठोस की। धात्विक ठोस, धात्विक ठोस होते क्या है? देखो, हम जानते हैं कि कोई भी धातु परमाणु होता है, धातु परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है और इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाता है बेटा? धनायन बनाता है। और वो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके माइनस के प्रभाव में क्या होता है, जो धनायन होते हैं ना, वो उन्हीं के पास रह जाते हैं आकर्षण बल के कारण, और धात्विक ठोसों को क्या हो जाता है? उन इलेक्ट्रॉनों के मिलने से निर्माण हो जाता है। जैसे माना कि हम यहाँ एक डायग्राम बनाते हैं, कोई धातु परमाणु है, धातु परमाणु ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाया, तो ये धातु परमाणु के क्या हो जाएंगे? हमारे पास धनायन उपस्थित हो जाएंगे। ये धनायन बना दिया हमने बेटा। धनायन बनाने के बाद हम जानते हैं जब धातु परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? उस इलेक्ट्रॉन भी इन्हीं के आसपास हम बना देंगे। जैसे प्लस के पास माइनस माइनस माइनस, तो प्लस माइनस आकर्षण बल हो जाएगा, जिससे क्या है? इस ठोस का निर्माण हो जाता है। अब इनको हम क्या क्या कहेंगे? देखो, ये जो है यहाँ पर धनायन, जो इसने बाह्यतम कोश से सभी इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, ऐसा धनायन, ऐसा धातु परमाणु जिसने अपने बाह्यतम कोश के सभी इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। अब जो शेष बचते हैं अंदर के कोश और नाभिक, उनको सम्मिलित रूप से हम यहाँ पर संलग्नित धनायन के नाम से जानते हैं। संलग्नित धनायन बोलते हैं इनको। एक और नाम से जानते हैं बेटा, कर्नेल। कर्नेल बोला जाता है इसको, ठीक है। अब ये तो संलग्नित धनायन हो गए, और हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन है इनको क्या बोलेंगे हम? मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो हम यहाँ लिख देंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम धात्विक ठोस की डेफिनेशन देखें। डेफिनेशन ध्यान से सुनिए बेटा, कि धात्विक ठोस जो होते हैं, धात्विक ठोस इलेक्ट्रॉनों के मुक्त समुद्र में तथा संलग्नित धनायन दोनों के आकर्षण बल के फलस्वरूप इनका निर्माण होता है। दोबारा समझना परिभाषा को। ये इलेक्ट्रॉनों के मुक्त समुद्र में संलग्नित धनायनों के मध्य आकर्षण बल के कारण जिन ठोस का निर्माण हो रहा है वो क्या कहलाते हैं? धात्विक ठोस के नाम से जाने जाते हैं। अब धात्विक ठोस में देखो, यहाँ पर एक शब्द आया था परिभाषा में, कर्नेल या फिर संलग्नित धनायन। किसे कहते हैं बेटा? सबसे पहले हम एक परमाणु बनाते हैं। परमाणु सभी जानते हो, परमाणु के मध्य में क्या होता है? नाभिक। नाभिक के पास ये हमने क्या कर दी? पहली कक्षा का निर्माण कर दिया। पहली कक्षा को हम क्या नाम दे सकते हैं बेटा? के। के के बाद दूसरी कक्षा बना देंगे हम। दूसरी कक्षा क्या हो जाएगी हमारी? एल। तीसरी कक्षा हमारी क्या हो जाएगी? एम। और चौथी कक्षा क्या हो जाएगी? एन। तो ये हमारा परमाणु की संरचना होगी। ये क्या हो जाएगा? परमाणु का बाह्यतम कोश। तो ये तो हो गया हमारा बाह्यतम कोश। बाह्यतम कोश को हम संयोजकता कोश के नाम से भी जानते हैं। अब इसको छोड़ दो, शेष कक्षाएं जो बची के एल एम आंतरिक कोश की और ये नाभिक, इन सभी को हम सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं बेटा? कर्नेल या फिर संलग्नित धनायन के नाम से जानते हैं। तो ये तो हमारा डायग्राम हो जाएगा, चित्र। कर्नेल की संरचना, और ये क्या हो जाएगा हमारा? चित्र धातु की संरचना। क्लियर? थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं मैं ताकि आपको कोई परेशानी नहीं आए बेटा। धात्विक ठोस इलेक्ट्रॉनों के मुक्त समुद्र में संलग्नित धनायनों के मध्य यहाँ पर आकर्षण के फलस्वरूप बनने वाले जो ठोस होते हैं क्या कहलाते हैं? धात्विक ठोस के नाम से जाने जाते हैं। संलग्नित धनायन की बात कर रहे हैं। संलग्नित धनायन होते क्या है? कोई भी जो परमाणु होता है वो अपने बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को जब त्याग देता है समस्त को, तो शेष जो आंतरिक कक्षाएं बचती है और नाभिक बचता है, उसको सम्मिलित रूप से हम संलग्नित धनायन के नाम से जानते हैं, ठीक है। दोनों हो गए। अब दोनों के बाद देखो अगला ठोस आता है हमारे पास, थोड़ा डीपली पढ़ रहे थे हम, तो दूसरा ठोस था सहसंयोजक या सहसंयोजी ठोस। देखो बेटा, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, सहसंयोजी बंध।
बताया था जैसे क्लोरीन परमाणु होता है, 22वें कोष में 17वें वर्ग का होने के कारण कितने होते हैं इसके 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये हमने 7 दर्शा दिए, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करके क्या करता है अपना अष्टक पूरा करता है। और ये बंध को क्या कहते हैं अपन सहसंयोजी बंध के नाम से जानते हैं। अब सहसंयोजी बंध के फलस्वरूप इसमें देखो कोई इलेक्ट्रॉन जो होता है मुक्त नहीं रहता है बेटा। तो हम कहेंगे जो सहसंयोजी ठोस होते हैं, सहसंयोजी ठोस दो परमाणुओं के मध्य या फिर परमाणुओं के मध्य क्या होता है इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के फलस्वरूप इनका निर्माण होता है और इनमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण क्या होते हैं विद्युत रोधी होते हैं। लेकिन देखो एक्सेप्शन बताया था मैंने आपको एक ग्रेफाइट क्या होता है बेटा कि ग्रेफाइट की संरचना में हम जानते हैं कि प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणु से क्या करता है इलेक्ट्रॉनों का साझा करके सहसंयोजी बंध बना लेता है, जबकि कार्बन परमाणु के संयोजकता कोष का चौथा इलेक्ट्रॉन क्या होता है मुक्त होता है। वो चौथा इलेक्ट्रॉन गति करता है, गति करने के कारण क्या होता है विद्युत धारा का चालन होता है, इसलिए अपवाद स्वरूप क्या होता है विद्युत का सुचालक होता है। दूसरा ग्रेफाइट नॉर्मली क्या होता है हम बात करें कि सहसंयोजी ठोस जो होते हैं ना वो कठोर प्रवृत्ति के होते हैं थोड़े, लेकिन ग्रेफाइट क्या होता है चिकना और मुलायम होता है। क्यों? तो हमारा आंसर होगा कि ग्रेफाइट की संरचना षटकोणीय परतदार होती है, जिसके कारण वहाँ पर उन परतों के मध्य दुर्बल वान डेर वाल्स बल पाए जाते हैं, वो परतें एक दूसरे पे फिसल सकती है, इसलिए ग्रेफाइट क्या होता है शुष्क होता है। और साथ ही साथ हम बोल सकते हैं कि ये मुलायम होता है, इनको शुष्क स्नेहक के रूप में अपन उपयोग करते हैं। ठीक है, अब हम देखो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है क्रिस्टल जालक। देखो क्रिस्टल जालक की हम बात करते हैं। क्रिस्टल जालक बेटा जो क्रिस्टल जालक होता है इस क्रिस्टल जालक को हम यहाँ पर त्रिविम जालक के नाम से भी जानते हैं। त्रिविम जालक के नाम से भी जानते हैं, तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्रिस्टल लेटिक। अब सबसे पहले तो क्रिस्टल जालक को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा एक क्रिस्टल जालक की संरचना बनानी पड़ेगी। जैसा कि बेटा हमने 11th क्लास में पढ़ा था भाई क्रिस्टल जालक की संरचना कैसे NaCl की संरचना पढ़ी थी हमने, तो वही संरचना हम क्या करेंगे यहाँ पे रिपीट करते हैं। एक बार क्या है आपको भी समझ में आ जाए इसलिए क्या है मैं भी यहाँ पर दोबारा आपके सामने बना देता हूँ। देखो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा एक वर्ग बनाना पड़ेगा, वर्ग से फिर हमें क्या करना है बेटा घन बनाना है। तो सबसे पहले तो ये हमने वर्ग बना लिया। अब वर्ग से घन बनाने के लिए हम क्या करेंगे ये लाइन ले ली हमने यहाँ से, ठीक है ले ली। जितना स्पेस इधर छोड़ा है उतना ही स्पेस छोड़कर हम इधर बना देंगे लाइन को, जितना स्पेस इधर छोड़ा है उतना ही स्पेस हम ऊपर ले लेंगे। तो सब जगह बराबर स्पेस देते हुए बराबर दूरी देते हुए हम क्या कर लेंगे इसको बना देंगे। बन गया। इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा इस कोने से इस कोने को, इस कोने से इस कोने को, इस कोने से इस कोने को और इस कोने से इस कोने को मिला देंगे। हमारे पास क्या बन गया ये घन बन गया। अब घन के जो 4 पॉइंट्स मिलाए थे हमने 4 लाइनें मिलाई थी, इनके मध्य में क्या करेंगे बिंदु लगाएंगे पहले तो अवयवी कण और इनको क्या कर देंगे हम रेखाओं से जोड़ देंगे। तो यहाँ से ये रेखा खींची हमने, खींच लेंगे, फिर यहाँ से क्या करेंगे हम ये रेखा खींच लेंगे, इसके बाद इससे इसको मिला देंगे और इससे क्या कर देंगे बेटा हम इसको मिला देंगे। मिल गया। मिलने के बाद हम क्या करते हैं देखो ये जो डायरेक्शन है इसी डायरेक्शन में हमें क्या करना है आगे की चीज़ बनानी है। आगे की चीज़ बनाने के लिए हमें क्या करना होगा सेम ऐसा होना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे तो नीचे से और इधर वाली लाइन को ऊपर से लेंगे, दोनों तरफ बराबर डिस्टेंस छोड़ के यहाँ ऊपर से ये पहली लाइन इसकी 3 लाइनों की पहली लाइन ऊपर वाली और इन तीनों की भी ऊपर वाली। तो ऊपर वाली लाइन से क्या कर देंगे बेटा हम ऊपर वाली लाइन से हम ऊपर वाली लाइन को मिला देंगे। ऐसे ही नीचे वाली लाइन से हम क्या कर देंगे नीचे वाली लाइन को मिला देंगे। मिला दिया। अब इस लाइन से इसको मिला देंगे, सेम डायरेक्शन हो गया इसका, ठीक है। इससे हम इसको मिला देंगे। मिला दिया। फिर ये मध्य का जो बिंदु है इस मध्य बिंदु से हम रेखा पे से क्या कर देंगे इसको मिला देंगे। ऐसा लगेगा कि जो घन था हमने बीच में से फिर डिवाइड कर दिया। ऐसे ही ऐसा बना देंगे हम। तो ऐसे में क्या है डायरेक्शन ये है बेटा, तो डायरेक्शन ये है तो हमें क्या करना पड़ेगा ये ऊपर वाली लाइन और ये नीचे वाली लाइन। तो ऊपर वाली लाइन से तो हम क्या कर देंगे इसकी ऊपर वाली लाइन से इसकी ऊपर वाली लाइन मिला दी और नीचे वाली से हम क्या कर देंगे इसकी नीचे वाली लास्ट वाली लाइन मिला देंगे। तो ये मिला दी हमने, लास्ट वाली लाइन मिला दी बेटा। मिलाने के बाद इस बिंदु से इस बिंदु को, इस बिंदु से इस बिंदु को मिला दिया। मिलाने के बाद ये मध्य बिंदु
ले लिए दोनों के, इस बिंदु से हमें क्या कर देंगे, इसको मिला देंगे। ये हमारा बन जाता है यहाँ पर क्रिस्टल जालक की संरचना। अब देखो क्रिस्टल जालक में हम जानते हैं ये अवयवी कण होते हैं, NaCl की नहीं बना रही, केवल हमें तो कण क्या करने हैं, रिप्रेजेंट करने, तो हम कणों को क्या कर देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे। कर दिया हमने, देखो ऐसे कैसे करते जाएंगे हम आराम से, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ आपने पहले भी पढ़ रखी है। अब देखो इसमें जो ये क्रिस्टल जालक की संरचना बनी, ये अवयवी कण हमने प्रदर्शित किए हैं। सबसे पहले तो हम चित्र का नीचे नाम लिख देंगे, चित्र क्या है, क्रिस्टल जालक की संरचना, तो हम क्या कह देंगे, क्रिस्टल जालक की संरचना। अब देखो क्रिस्टल जालक की संरचना की हम बात करते हैं। क्रिस्टल जालक की संरचना में हमें क्या करना है, इस क्रिस्टल जालक के कुछ गुणधर्म भी पढ़ने हैं। तो क्रिस्टल जालक के गुणधर्म की हम बात करते हैं। देखो बेटा, पहला गुण होता है कि क्रिस्टल जालक जो होता है, क्रिस्टल जालक के प्रत्येक अवयवी कण या बिंदु को हम जालक बिंदु या जालक स्थल के नाम से जानते हैं। पहला गुण कौन सा, किसी भी क्रिस्टल जालक के बिंदु को जालक बिंदु या जालक स्थल बोलते हैं। दूसरा, क्रिस्टल जालक जो होता है, इनके जालक बिंदुओं को यदि हम क्या कर दें, ऐसे सीधी लाइनों से मिला दें, तो संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण हो जाता है। ये क्या होते हैं, इनके कुछ गुणधर्म होते हैं। अब देखो करना क्या है हमें बेटा, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्रिस्टल जालक क्या होता है। हमने डेफिनेशन तो पढ़ी ही नहीं, तो हम कहेंगे कि किसी भी ठोस पदार्थ के अवयवी कणों की त्रिविम में नियमित और निश्चित व्यवस्था क्या कहलाती है, क्रिस्टल जालक कहलाती है। और क्रिस्टल जालक जो होता है उसके निम्नलिखित गुणधर्म होते हैं। क्रिस्टल जालक के प्रत्येक बिंदु को हम क्या कहते हैं, जालक बिंदु या जालक स्थल के नाम से जानते हैं। दूसरा हमारे पास हो जाएगा कि क्रिस्टल जालक जो होता है उसके अवयवी कण के रूप में, देखो यहाँ पर परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है या आयन हो सकता है, कोई भी हो सकता है यहाँ पर। तीसरा कि क्रिस्टल जालक जो है, इनके अवयवी कणों को यदि हम सीधी लाइनों से मिला दें तो इस क्रिस्टल जालक की संरचना का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है बेटा। अब देखो क्रिस्टल जालक जो होता है ये अनेक छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है। उन छोटी छोटी इकाइयों को हम यहाँ एक नाम देते हैं मात्रक कोष्टिका। समझना, मात्रक कोष्टिका। इसका एक और नाम होता है एकक कोष्टिका। मात्रक कोष्टिका या फिर एकक कोष्टिका, इसको इंग्लिश में हम बेटा बोलते हैं यूनिट सेल। यूनिट एक इकाई, ठीक है, यूनिट सेल। यूनिट सेल के बारे में हम अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले इसकी एक छोटी सी छोटी इकाई बना देंगे हम। छोटी सी छोटी इकाई किससे बनाया था हमने, ये इसमें बहुत सारे घन है, बहुत सारे घनों के मिलने से ये बन रही है इकाई, तो हम क्या कर देंगे, इसकी एक इकाई घनीय रूप में बना देंगे। ये बना दिया हमने, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए बेटा हमें, इसमें बना दिया। इस कोने से इस कोने को, इस कोने से इस कोने को, इस कोने से इस कोने को, इस कोने से इस कोने को मिला दिया। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी मात्रक कोष्टिका या फिर यूनिट सेल हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है, अब करना क्या है, हमें परिभाषा देनी है इसकी। क्रिस्टल जालक की क्या थी कि किसी भी ठोस पदार्थ के अवयवी कणों की त्रिविम में, 3 डायमेंशनल में, तीनों दिशाओं में क्या है, एक बारंबार पुनरावृत्ति होने से एक नियमित व्यवस्था से क्या होता है जो संरचना बनती है उसे क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक बोलते हैं। फिर मात्रक कोष्टिका किसे कहेंगे हम, किसी भी क्रिस्टल जालक संरचना की, इस क्रिस्टल जालक संरचना की वह एक छोटी से छोटी इकाई जिसकी बारंबार 3 डायमेंशनल में, 3D में, या फिर हम बोल सकते हैं त्रिविम में पुनरावृत्ति होने से क्या होता है, पूरा क्रिस्टल जालक बन जाए। एक बार वापस सुनना, किसी भी क्रिस्टल जालक संरचना की वह एक छोटी से छोटी इकाई जिसकी त्रिविम में बार बार पुनरावृत्ति अगर हो जाए तो संपूर्ण क्रिस्टल जालक संरचना का निर्माण हो जाता हो, क्या कहलाती है, वह एक इकाई मात्रक कोष्टिका के नाम से जानी जाती है। अब देखो मात्रक कोष्टिका जो होती है इसको समझने के लिए हम अब देखो मात्रक कोष्टिका के कुछ गुणधर्म होते हैं बेटा। मात्रक कोष्टिका या एकक कोष्टिका के गुणधर्म, इन गुणों को समझने के लिए हम मात्रक कोष्टिका या एकक कोष्टिका पैरामीटर का अध्ययन करते हैं। पैरामीटर भाई होते क्या है पैरामीटर, तो हम कहेंगे किसी भी मात्रक कोष्टिका का प्रकार कौन सा है, उसकी भुजाओं की लंबाई कितनी है, उनके मध्य कोण का मान कितना है, इनको समझने के लिए हम क्या करते हैं, जिन पैरामीटर्स का उपयोग करते हैं उसको हम मात्रक कोष्टिका पैरामीटर के नाम से जानते हैं। एक बार समझना,
किसी भी मात्रक कोष्ठिका की पहचान करने के लिए हम जिन पैरामीटर्स का उपयोग करते हैं उन्हें मात्रक कोष्ठिका पैरामीटर्स के नाम से जानते हैं। 6 पैरामीटर्स होते हैं बेटा। पहला तो होता है कि भुजाओं की लंबाई, ठीक है, भुजाएं ए बी सी, बंद उसके जो कोण होते हैं वो अल्फा बीटा गामा। इन 6 पैरामीटर्स के आधार पर मात्रक कोष्ठिका कौन से प्रकार की है उसकी हम पहचान कर सकते हैं। देखो हम इसी में बनाते हैं मात्रक कोष्ठिका पैरामीटर। ये हमारा क्या है, मूल बिंदु। मूल बिंदु से हमने ये एक एक्सिस ले ली, एक्स एक्सिस, ठीक है। दूसरी एक्सिस ले लेते हैं बेटा हम वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तीसरी एक्सिस ले लेते हैं हम कौन सी, जेड एक्सिस, ठीक है। पहली भुजा को ए नाम दे दिया, दूसरी भुजा को हमने बी नाम दे दिया और तीसरी भुजा को हम क्या कर देंगे, सी नाम दे देंगे। हो गए। अब तीनों नाम देने के बाद बेटा हम क्या करेंगे, कब मात्रक कोष्ठिका की तीनों भुजाओं को क्रमशः हम ए बी सी से और यहाँ पर इनके मध्य जो कोण है उन्हें हम क्रमशः अल्फा बीटा और गामा से प्रदर्शित करते हैं। अब ये कोण कैसे होते हैं इनको थोड़ा सा हम समझें। देखें देखो ए बी और सी, 3 भुजाएं दर्शा दी हमने। 3 कोण कैसे दर्शाएंगे, अल्फा बीटा और गामा दर्शा दिए बेटा हमने। तीनों दर्शाने के बाद देखो हम क्या करते हैं, ए और बी भुजा, बी और सी भुजा। ए और बी भुजा के मध्य जो कोण रहता है वो कौन सा रहेगा, अल्फा। बी और सी के मध्य जो कोण रहेगा वो कौन सा रहेगा, गामा। अब बचा कौन सा, बीटा। तो ये ए और सी के मध्य जो कोण रहेगा वो कौन सा हो जाएगा, बीटा कोण। तो इससे हम समझ सकते हैं। अब देखो मात्रक कोष्ठिका पैरामीटर तो हो गए हमारे पास। अब मात्रक कोष्ठिका पैरामीटर्स के आधार पर जो एकक कोष्ठिकाएं होती है वो निम्नलिखित 7 प्रकार की होती है बेटा। उन 7 प्रकार की एकक कोष्ठिकाओं का हम क्या करेंगे, अब अध्ययन करेंगे। इन 7 प्रकार की एकक कोष्ठिकाओं को हम 7 क्रिस्टल समुदाय के नाम से, देखो बेटा 7 क्रिस्टल समुदाय को समझने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक टेबल बनाते हैं। टेबल में क्या है, हमें पहले तो क्रिस्टलीय तंत्र, क्रिस्टलीय तंत्र का मतलब है कि मात्रक कोष्ठिका जो है कौन से प्रकार की है उसका नाम होना चाहिए। दूसरा, उन मात्रक कोष्ठिकाओं की जो अक्षीय दूरियां हैं, भुजाएं ए बी सी, उनकी लंबाइयां कितनी वो आएगी और अक्षीय कोण में उनके अल्फा बीटा गामा का मान कितना है उसको हम पढ़ेंगे और उसके हम साथ के साथ एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। देखो आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए, ये 7 प्रकार की मात्रक कोष्ठिकाएं होती है। 7 प्रकार की जो मात्रक कोष्ठिकाएं होती है उन्हें हम लाइन से याद करेंगे। सबसे पहले तो देखो पहली मात्रक कोष्ठिका होती है घनीय, ठीक है बेटा। दूसरी होती है द्विसमलंबाक्ष, घनीय। दूसरी द्विसमलंबाक्ष, तीसरी विषम लंबाक्ष, फोर्थ षटकोणीय, फिफ्थ त्रिसमन्ताक्ष, त्रिसमन्ताक्ष। फिफ्थ की हम बात करते हैं तो वो होती है एकंताक्ष और 6 होती है त्रिंताक्ष, त्रिंताक्ष। तो देखो बेटा सबसे पहले हमें क्या करना है, इन मात्रक कोष्ठिकाओं के जो 7 प्रकार इनको हमें टिप्सों पे याद होना चाहिए, ऐसे उंगलियों से बिना देखे और लाइन से याद होना चाहिए, नहीं तो हमारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। सबसे पहली बात करेंगे हम कौन सी, घनीय। दूसरी द्विसम लंबाक्ष, तीसरी विषम लंबाक्ष, चौथी षटकोणीय, पांचवी त्रिसमन्ताक्ष, छठी एकंताक्ष, सातवीं त्रिंताक्ष। ये 7 प्रकार की कोष्ठिकाएं हमें सबसे पहले याद होनी चाहिए। 7 प्रकार की मात्रक कोष्ठिकाएं जो होती है इन्हें हम याद रख लेंगे। अब याद रखने के बाद हमें याद क्या रखना है, इनके बंद कोण और इनकी भुजाएं और साथ ही साथ इनके मध्य के उपस्थित कोण। अब देखो भुजाएं और कोण को याद रखने के लिए एक सिंपल से तरीका बताता हूं मैं आपको। 7 लाइन से याद कर लिया हमने। अब करना क्या है, हमें 3 भुजाएं होती है, ए भुजा, बी भुजा और सी भुजा, तीनों को बराबर कर। सबसे पहले हम a बराबर b बराबर c, पूरे में ऐसे कैसे कर देंगे, a बराबर b बराबर c, a बराबर b बराबर c, a बराबर b बराबर c, a भुजा बराबर b भुजा बराबर c, तो a b c, तीनों भुजाएं बराबर कर दी बेटा हमने। अब देखो सबसे पहले होता है क्या है, घनीय जो एकक कोष्ठिका होती है उसमें भुजा ए बी के बराबर होती है, बी किसके बराबर होती है, सी, यानी कि तीनों भुजाएं एक दूसरे की क्या होती है, बराबर होती है। ऐसी घनीय कोष्ठिका एकक कोष्ठिका होती है। अब देखो दूसरे में क्या करना है, हमें तरीका ध्यान रखना है। बस ऐसे कैसे उतार दिया, पहले तीनों बराबर है, फिर पीछे एक काट देंगे बेटा हम, ठीक है। फिर हम एक तो कटा हुआ है ही सही, अगली संरचना में दूसरे को भी काट देंगे, फिर अगली संरचना में एक को वापस हटा देंगे तो एक रह जाएगा, फिर क्या करेंगे हम दूसरे को भी हटा देंगे तो दोनों ऐसे कैसे रह जाएंगे बराबर। अब फिर क्या कर देंगे, अगली संरचना में दोनों को काट देंगे, इसमें भी हम दोनों काट देंगे, तो हमें ये क्या हो जाएंगे, इनकी अक्षय दूरियां याद हो जाएगी। तो लाइन से सबसे पहले घनीय, द्विसम लंबाक्ष, विषम लंबाक्ष, षटकोणीय, त्रिसमन्ताक्ष,
एकंताक्ष, त्रिंताक्ष। अब देखो इनमें क्या करना है, इसमें भुजा ए बी सी बराबर होती है, फिर एक काट देंगे, फिर दूसरी को भी काट देंगे, फिर एक हटा देंगे, ठीक है, दूसरी को भी हटा देंगे, फिर दोनों को काट देंगे, तो हमारे पास भुजाएं आ जाएगी। इसका मतलब क्या होता है, ए भुजा बी के बराबर है, बी सी के बराबर, ए और बी बराबर है परंतु बी सी बराबर नहीं है। तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर नहीं होती है लंबाई में, तो ऐसे हम इनकी भुजाओं की लंबाइयों के आधार पर इनके नाम देते हैं। ऐसे अक्षय कोण भी रहते हैं इनके साथ साथ। तो सबसे पहले देखो बेटा हमें 3 के तो याद रखने, अल्फा, बीटा, गामा। इसके होता है 90 डिग्री घनीय का। द्विसम लंबाक्ष का भी अल्फा, बीटा और गामा तीनों कोण इक्वल होते हैं, कितने, 90 डिग्री। विषम लंबाक्ष का भी अल्फा, बीटा, गामा ये भी इक्वल होते हैं 90 डिग्री। तो 3 के तो बेटा हमें ऐसे कैसे याद रह जाएंगे कि घनीय, द्विसम लंबाक्ष, विषम लंबाक्ष इनकी क्या होते हैं, यहाँ पर अल्फा, बीटा, गामा तीनों कोण क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, कितने होते हैं बेटा, 90 डिग्री। लास्ट वाला एक आपको ऐसे याद रह जाएगा कि तीनों ही क्या होते हैं, बराबर नहीं होते, अल्फा बराबर नहीं है बीटा की, बीटा बराबर नहीं है गामा की, और ये भी क्या होता है 90 डिग्री नहीं होते हैं। मतलब कुछ भी पता नहीं है, कोई सा भी हो सकता है, 90 डिग्री तो नहीं होता है, एक दूसरे के बराबर भी नहीं होता है। ठीक है बेटा। अब देखो इसके बाद हमें इन 3 की बात करनी है। 3 की बात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसमें तो होता है अल्फा और गामा 2 कोण और एक बीटा। अल्फा और गामा कौन सी वाली है बेटा, एकंताक्ष। एकंताक्ष में अल्फा और गामा कितनी होती है, 90 डिग्री होती है, और जो अगर बीटा की बात करें तो ये 90 डिग्री नहीं होती है। ठीक है। अब आती है हमारे पास त्रिसमन्ताक्ष। देखो त्रिसमन्ताक्ष में क्या होता है बेटा, अल्फा, बीटा और गामा जो तीनों होती है, यहाँ पर अल्फा बीटा तो बराबर होती है परंतु गामा 90 डिग्री हमारे पास नहीं होती है। तो हम कहेंगे अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, परंतु गामा 90 डिग्री नहीं है। ठीक है। अब इसकी बात करते हैं हम कौन सी, षटकोणीय की। देखो षटकोणीय में क्या होता है बेटा, अल्फा और बीटा बराबर होती है, 90 डिग्री होती है दोनों, और जो गामा वाला बचता है वो कितना होता है, 120 डिग्री। ठीक है। इनके सामने हम एग्जाम्पल सोल्व कर लिए। सबसे पहले तीनों बराबर नहीं है, और 3 थोड़ा सा हमें याद रखना पड़ेगा बेटा। अब देखो इसमें ये 2 इंपॉर्टेंट है, पहला तो घनीय और दूसरा इंपॉर्टेंट है हमारे पास त्रिंताक्ष। घनीय और त्रिंताक्ष में डिफरेंट क्या है, देखो यहाँ पर घनीय एक कोष्टिका एकमात्र ऐसी एक कोष्टिका है जिसकी तीनों भुजाएं भी बराबर होती है और तीनों कोण अल्फा बीटा गामा का मान भी बराबर होता है। तीनों भुजाएं और तीनों कोण का मान बराबर होने के कारण ऐसे ये क्या होती है, सबसे अधिक सममित और सबसे अधिक स्थायी होती है, और इसी का अध्ययन हम क्या करते हैं, हमारे इस अध्याय सॉलिड स्टेट में करते हैं। ठीक है। दूसरी, वो आपसे पूछे सबसे अधिक असममित कौन सी होती है, तो त्रिंताक्ष। देखो बेटा क्यों होती है, क्योंकि इसमें ना तो तीनों भुजाएं बराबर है ना ही तीनों कोणों के मान बराबर, इसलिए सबसे अधिक असममित प्रवृत्ति की होती है। तो सम्मित अधिक ये है, सबसे कम सम्मित या सबसे अधिक असम्मित कौन सी है, ये वाली है। तो हम दोनों का अध्ययन कर लेंगे। अब देखो इनके बाद क्या होता है, सारी एक कोष्टिकाएं जब हमने जान ही ली तो इसमें से कुछ क्वेश्चंस आते हैं बेटा। कैसे आते हैं, जैसे वो क्वेश्चंस पूछेगा आपसे कि आप षटकोणीय और त्रिंताक्ष में अंतर बताइए। तो देखो षटकोणीय त्रिंताक्ष एक कोष्टिका में अंतर बताइए, तो क्या करना है हमें, एक कॉलम तो षटकोणीय का बनाना है, दूसरा कॉलम किसका बनाना है, त्रिंताक्ष का बनाना है। अंतर क्या करोगे, जैसे षटकोणीय का पहला अंतर, षटकोणीय जो एक कोष्टिका होती है उसमें ए और बी भुजा बराबर होती है परंतु बी भुजा सी के बराबर नहीं होती है, जबकि उधर दूसरी तरफ क्या लिख दोगे, त्रिंताक्ष में तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर नहीं होती। एक अंतर तो ये हो गया बेटा। दूसरा अंतर क्या हो जाएगा, कोण का हो जाएगा हमारे पास। देखो षटकोणीय में अल्फा बीटा बराबर कितने होते हैं, 90 डिग्री, और गामा कितना होता है, 120 डिग्री होता है, जबकि त्रिंताक्ष में तीनों ही 90 डिग्री नहीं होते हैं, बराबर नहीं होते हैं। दूसरा अंतर हो जाएगा हमारे पास। तीसरा आप वहाँ पर क्या कर सकते हो, एग्जाम्पल लिख सकते हो। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, 1 नंबर में क्वेश्चन आता है तो 2 अंतर और एक एग्जाम्पल पर्याप्त है, चाहे 1 नंबर में आए चाहे 2 नंबर। ठीक है बेटा, आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। देखो ये थोड़ा सा हमने फास्ट पढ़ा है, क्यों, क्योंकि इसका पुराना लेक्चर हमारे पास से डिलीट हो चुका था, इसलिए आपको दोबारा प्रोवाइड कराने के लिए हमने ये दोबारा पढ़ाया गया है। ठीक है। अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है फिर भी, तो क्या करोगे आप यहाँ डिस्कस कर सकते हो। ठीक है। धन्यवाद।